दोस्तों, आपका हमारे प्यारे इस चैनल आज सुपर क्लासेस बाय सोनू सर में स्वागत है। तो चलिए हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सीखेंगे, जो पहला चैप्टर का है। इसके पहले वीडियो कुछ पढ़ा दिया गया है, तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे है NaCl के एकक सेल का आयतन 1.81 गुणा 10 पे घाते -22 सेंटीमीटर का क्यूब है। NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सर्वप्रथम हमें क्या दिया है, इसका आयतन दिया हुआ है। आयतन को हम लोग V से दर्शाते हैं या एक क्यूब से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू दिया है वह 1.81 गुणे 10 पे घाते -22 सेंटीमीटर का क्यूब है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, हमें ज्ञात क्या करना है, NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना करना है। मतलब हमें घनत्व ज्ञात करना है। तो घनत्व को हम लोग D या हम लोग रो से दर्शाते हैं और इसी को हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक पढ़ा फार्मूला है कि रो बराबर जेड गुणे यम बट्टा NA गुणे ए का क्यूब। हमने यह फार्मूला पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ बात होना चाहिए कि NaCl के एकक सेल के आयतन के लिए, कहने का मतलब ये है कि एकक सेल के लिए जो आपका परमाणुओं की संख्या होती है Z, वह 4 होती है। ठीक है दोस्तों, वह क्या होती है, 4 होती है। और हम जानते हैं कि Na अवोगाद्रो जो संख्या होता है वह 6.022 गुणे 10 पे घाते 23 होता है। ठीक है, तो अब आगे देखा जाए। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि NaCl का कितना हमारा अणुभार ज्ञात करना होता है। तो NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार, इसको हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका Na का जो होता है, NaCl, Na का जो भार होता है वह कितना होता है, 23। और जब दूसरे कंपाउंड से करते हैं, दूसरे परमाणु से करते हैं तो प्लस लगाते हैं और इसके लिए होता है 35.5। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यह आता है 58.5। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या सीखा है, हमने अभी यही सीखा है कि जो रो बराबर क्या था, जेड गुणे यम बट्टा NA गुणे ए क्यूब। हमने अभी यही सीखा है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि मान भर देते हैं जी। तो रो हमें किसका क्या करना है, घनत्व ज्ञात करना है। तो रो बराबर जेड का मान कितना होता है, जेड का मान हमने ऊपर ज्ञात किया 4, और यम का वैल्यू क्या है जी, 58.5, फिर बट्टा NA को क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या, जो 6.022 गुणे 10 पे घाते क्या होता है, 23 होता है जी। अच्छा ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए ए क्यूब, ए का क्यूब हमने पहले ऊपर ज्ञात कर लिया है आयतन किसका, NaCl का। तो यहाँ पे कितना होता है, 1.81 गुणे 10 पे घाते -22 होता है। ठीक है दोस्तों, यह दिया हुआ था आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यह 234 आता है। हमने पहले से ही से गुणा करके रखा था, तो कितना आता है, 234 बट्टा, जब हम इस वाले का इसमें गुणा करेंगे तब यह मेरा जो आता है वह 10.90 आता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसका देखिए, जब नीचे का घात बराबर होता है तो ऊपर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह लगा दिया जाए तो प्लस माइनस क्या होगा, -23 में से अगर 22 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 10 पे घाते क्या होगा, 1, मतलब कि 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, अगर हम करेंगे तो 234। अब देखिए, इसको जब यहाँ पे उठा के करेंगे 9 के बाद में, तो यह वाला क्या होगा, घट जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो यह कुल मिला के क्या होगा, 109, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, माने 109 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ से जो मेरा रो का वैल्यू होगा, अगर मैं इसका इसमें भाग देता हूँ तो यह लगभग 2.14 आएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मात्रक होता है रो का, वह ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब होता है। और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है।
तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे है कि एन ए पॉजिटिव चार्ज है कि त्रिज्या 116 पिकोमीटर व सी एल माइनस चार्ज की त्रिज्या 167 सेंटीमीटर माने पिकोमीटर है। तो एन ए सी एल के एकक सेल का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें सर्वप्रथम क्या क्या दिया है, तो हमें एन ए सी एल की क्या दिया है, त्रिज्या, और हमें सी एल माइनस की जो त्रिज्या दिया है वह 167 मीटर है, पिकोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से दिया क्या क्या है हमें, तो आर पॉजिटिव यानी मतलब पॉजिटिव का कितना दिया हुआ है, 167 यानी 116 पिकोमीटर, और हमें जो इस नेगेटिव की त्रिज्या दिया हुआ है, सी एल का त्रिज्या दिया है वह 167 पिकोमीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सर्वप्रथम यहाँ से हमें यह पता होना चाहिए कि एन ए सी एल के एकक कोर की लंबाई क्या होती है। एन ए सी एल के एकक कोर की लंबाई क्या होती है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि ए बराबर 2 कोष्टक में पहले वाले का जो पॉजिटिव त्रिज्या है प्लस नेगेटिव त्रिज्या है, यह आपका फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस पे हम लोग अगर मान पुटअप किया जाए तो 2 आर प्लस नेगेटिव जो चार्ज है उसका क्या होता है, तो 116 है और इसका है 167। अगर हम इसको जोड़ के करेंगे तो यह आएगा कुल मिला करके 7 और 6 7 13 का 3 हासिल 1 और 6 और 1 7 1 हासिल 8 और 1 1 मिलके होगा 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ गया, ए का जो मान आएगा इसका अगर हम उसमें गुणा करेंगे तो 2 3 6 2 8 16 के 6 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 होता है। मतलब ए का जो वैल्यू आएगा वह इतना पिकोमीटर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि एन ए सी एल के एकक सेल का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, एन ए सी एल के एकक सेल का हमें आयतन ही ज्ञात करना है। तो यही चीज़ लिख लिया जाए यहाँ पे, एन ए सी एल के एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन। अब आपका आयतन का फार्मूला पता है कि एक क्यूब होता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ए का वैल्यू ये वाला जो है रख देंगे, तो 566 पिकोमीटर का, पिकोमीटर को भी आप लोग लेंगे संग में, पिकोमीटर का क्या चीज़, क्यूब, पिकोमीटर का क्या चीज़, क्यूब। अगर आप लोग इसका 3 बार करेंगे गुणा, इसी का 566 गुणा 566 गुणा 566 3 बार करेंगे, तो यह जो मिला करके आएगा कुल वह आपका, तो यहाँ से इसका अगर हम 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 1 8 1 और 3 2 1 और 4 9 6। हमने इसका पहले से ही गुणा करके रखा है। और उसके बाद यह पिकोमीटर है, तो यह पिकोमीटर का क्या है दोस्तों, क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको एक आप लोग को पता होना चाहिए कि कभी भी किसी अंक के बाद दशमलव छुपा होता है। ठीक है, तो जब यह दशमलव, इस दशमलव को क्या करते हैं, एक अंक के पहले लाते हैं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे लाएंगे तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसको हम 1.81 लिख करके 10 पे घाते कितना लाए थे, गिन करके 8 लाए थे, तो ऊपर हम 8 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या होगा, यह पिकोमीटर में होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और करना होगा। आप लोग चाहे तो इतना भी कर सकते हैं, या तो इसके आगे और करना चाहते हैं आप लोग तो 1.81 गुणे 10 पे घाते 8, इस मीटर के क्यूब को आप लोग सेंटीमीटर में बदल दीजिए। इस मीटर के क्यूब को अगर आप लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 पे घाते आप लोग को -30 लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पिको का मतलब ही होता है 1 पिकोमीटर बराबर 1 पिकोमीटर बराबर 10 टू पावर -10 पे घाते -10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं सेंटीमीटर का क्यूब। अब अगर आगे लिखा जाए तब 1.81 गुणा, इसमें से एक 10 ले लेंगे और यहाँ पे अगर प्लस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, -22 आएगा। 30 में से 8 घटाएं तो -22 और यह सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों आपका यही बाद में आ गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका क्या है, यह आपका आंसर है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ दिया है यदि 3 तत्व A, B तथा C राख घनी ठोस जालक में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जिसमें A परमाणु कोनों पर, B परमाणु घन के केंद्र पर तथा C परमाणु के फलक केंद्रों पर उपस्थित हो, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम हमने यहाँ पे क्या किया कि घनी बोला है, तो अगर हम लोग एक घन बना लेते हैं। तो यहाँ पे यह एक मैंने क्या किया, घन बना लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने घन बना लिया। तो पहला क्या बोला है कि जिसमें एक परमाणु कोनों पर हो। जो ए वाला है ये कोना होता है, घन का कोना कौन कौन सा होता है, ये सब कोना होता है घन का, और ए यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोने के लिए हमारा 1/8 योगदान देता है, 1/8 योगदान देता है। तो यही चीज लिखेंगे हम कि प्रति एकक कोष्ठिका ए में परमाणु की संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने होते हैं कोने, 8 घन के लिए हैं। कितना योगदान देता है दोस्तों, तो योगदान मेरा देता है 1/8। तो 8 से अगर 8 हम काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, इसमें पढ़िए क्या लिखा है। बी परमाणु घन के केंद्र पर, जो बी परमाणु है वह घन के केंद्र पर यहाँ पे स्थित है, घन का केंद्र यहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बी है, तो अब बी घन के केंद्र पर है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि प्रति एकक कोष्ठिका बी में परमाणुओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या निकाला है, 1, और बी के लिए क्या है, वह 1 योगदान करता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से नेक्स्ट क्या करता है कि सी परमाणु के फलक केंद्र पर। अब बोला है कि सी परमाणु के फलक केंद्र पर, जो ये फलक है हमारा बताया जाता है कि किसी भी घन में, आप लोग को बता दें कि किसी भी घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। 1 2 माने एक इधर का आमने सामने, एक ऊपर नीचे और एक आगे और पीछे। कितने फलक होते हैं दोस्तों, 6 फलक होते हैं घनों में। तो यहाँ यही चीज़ है, प्रति एकक कोष्ठिका में बी की जगह पे बस सी करना है दोस्तों, तो सी के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कितने फलक हैं, 6, और फलक के लिए जो होता है वह कितने योगदान देते हैं, 1/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर काटा जाए तो 2 3 कितना हो गया, 6। तब यहाँ से अब मेरा यौगिक का क्या लिखना है, सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे यौगिक का सूत्र। तो यहाँ पे ए के लिए 1 था, तो ए के लिए 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। बी भी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सी के लिए कितना है दोस्तों, 3 है। तो यहाँ से ऐसे लिखते हैं। तो यह आपका क्या है, यह यौगिक का यही सूत्र है। ठीक है दोस्तों, और यह आपका आंसर है। तो इसी प्रकार यह थ्योरी लिखना होता है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए, एक घनी संरचना वाला यौगिक ए तथा बी तत्वों से बना है। इसमें ए परमाणु घन के कोने पर तथा बी परमाणु फलक केंद्र पर स्थित है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है
तो आगे देखिए एक घनी संरचना, तो आगे हम लोग एक घनी संरचना बनाते हैं। ठीक सेम उसी प्रकार का है दोस्तों जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। तो यह मेरा क्या है, एक घन है, और आपको पता अभी बताए हैं हम कि घन पे कितने होते हैं कोना। घन का कितना कोना होता है जी, 8 होता है। कितने होते हैं, 8 होते हैं। अच्छा, तो अब यही बोला है कि इसमें ए परमाणु जो है वह घन के कोनों पर है, माने ए परमाणु कहाँ है, कोनों पर है। तो कोने के लिए कितना योगदान दे रहा था, 1/8। तो यही लिखा जाएगा इसमें कि प्रति इकाई सेल ए परमाणुओं की संख्या, ए परमाणुओं की संख्या। तो कोने के लिए कितना, 8, और 8 क्योंकि 8 आपका पास कोना होता है घन का, और 1/8 योगदान दिया। तो यह कितना हो गया, 8 कम 8। इसके लिए कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर आप लोग को लिखना ही है कि घन में कितने फलक होते हैं दोस्तों, 6 फलक, तो आप लोग इसको लिख ही लीजिए कि घन में 6 फलक होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं दोस्तों, 6 फलक होते हैं, तथा प्रत्येक फलक 2 इकाई, कितने, 2 इकाई सेलों के मध्य साझित होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो फलक पे होता है वह कितने होते हैं, 2 इकाई साझित होते हैं। इसका मतलब क्या है, तो आप लोग समझिएगा। इसलिए अब इसके लिए क्या बोला गया था, जो बी परमाणु फलक के केंद्र पर है, बी परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित है, मतलब जो ये बी परमाणु फलक के कहाँ है, केंद्र पर है। तो यही लिखा जाएगा, जैसे ऊपर लिखे हैं वैसे लिख दीजिए, प्रति इकाई, यहाँ पे बस बी डाल दीजिए आप लोग दोस्तों, बी में परमाणुओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमने क्या बताया है, फलक कितने होते हैं, 6, और इनके लिए योगदान कितना दे रहा था, 1/2। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 2 3 या 6, मतलब कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3। तब यहाँ से अब इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, हमें पूछा है कि यौगिक का सूत्र बताइए। तो यौगिक का सूत्र, तो यौगिक का जो सूत्र होगा वह ए के लिए कितना है, 1। ए के लिए कितना है, 1 आप लोग लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। और बी के लिए कितना बनाया गया है, 3। बी के लिए कितना है, 3। तो यह आपका यौगिक का क्या है, सूत्र है। तो यही आपका क्या है दोस्तों, आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसे किसी भी ऐसे क्वेश्चन को थ्योरी में आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे ही यौगिक का सूत्र लिखा जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।